नमस्ते। आज आप सब मेरे यानी प्रतिज्ञा के साथ सुन रहे हैं इश्क मुबारक कहानी का 12वां भाग। धृति ने आकर्ष को ऐसी निगाहों से देखा मानो सुबह सुबह कोई भूत देख लिया हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने आकर्ष को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया जिस पर ढेर सारा गोबर लिपटा हुआ था। आकर्ष को तो उल्टियां ही आ जाती। उसने अपनी नाक बंद करते हुए दूसरे हाथ से धृति का हाथ झटक दिया। ए पागल औरत, मेरे कपड़े खराब करेगी क्या? धृति को यकीन हो गया कि वो सपना नहीं देख रही है। उसने झट से लीपना छोड़ दिया और पीछे गाड़ी में झांकते हुए बोली, अर्नब नहीं आया? आकर्ष ने सीधी उंगली उसकी नाक के सामने दिखाते हुए कहा, एक बार और उसका नाम लो और फिर मैं तुम्हें और अर्नब दोनों को एक ही रस्सी में बांधकर ये जो सामने बरगद का पेड़ दिख रहा है ना, इसी की डाल से लटका दूंगा। आकर्ष की तनी हुई भौहों को देखकर धृति जोर जोर से पलके झपकाने लगी और दौड़ती हुई घर के अंदर भाग गई। अम्मा, ए अम्मा, ये आए हैं। कौन? दुलारी देवी आंगन से चिल्लाई। अरे ये आए हैं कानपुर से। धृति की आवाज हाँफ रही थी। वो जल्दी जल्दी हैंडपंप चलाकर अपना हाथ धोने लगी। धृति की अम्मा दौड़ती हुई बाहर आई। धृति को तो अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा था। सूरज, चांद, तारे सब तो अपनी जगह पर हैं, फिर हमारे प्रतिपत्ति के ग्रहों ने अपनी कक्षा कैसे बदल ली? दुलारी देवी जैसे ही देरिया तक पहुंची, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। अम्मा तो गदगद हो गईं। पहली बार दामाद राजा घर आए थे। एक तो वैसे ही हमारे भारतीय समाज में दामादों का बड़ा विशेष स्थान है, ऊपर से जब ऐसे रुतबे वाले हों तब तो बात ही और होती है। दुलारी ने कंधे से पकड़कर आकर्ष को उठाया और सीने से लगाकर खूब असीस दिया। आकर्ष ने पीछे से आ रहे शोर पर ध्यान देते ही मुड़कर देखा। गांव के तमाम बच्चे घेरा बनाए हुए उसकी काली ऑडी के चारों तरफ जमा थे और उसे छू छू कर देख रहे थे। हे यू डोंट टच इट, स्टे अवे, कहते हुए वो गाड़ी की तरफ भागा। उसे डर था कि कहीं बच्चे गलती से गाड़ी पर कोई स्क्रैच ना कर दें। अरे भैया, आप गाड़ी यहाँ चक्के के बगल में लगा दो, रज्जन देखे रहेगा। दुलारी देवी आकर्ष को परेशान देखकर बोली, ए रज्जन, रज्जन सुने तो। दुलारी देवी चिल्लाई तो आटा चक्की से एक नौजवान मोबाइल फोन पकड़कर बाहर निकला। हाँ चाची बताओ। देखो तो तनिक, रानो के घर वाले आए हैं, चरण स्पर्श नहीं करोगे? दुलारी का कहना भर था कि रज्जन आकर्ष के सामने जमीन में लौट गया। अरे जीजा प्रणाम, पाए लागे जीजा, बहुत दिनन बाद आए, हमें पहचाने? अरे तुम्हारे बियाह में हम ही तो हलवाई लेके आए थे शहर से, एकदम लल्लन टाप, और टेंट भी तो हम ही बंधवाए थे, याद आया? आकर्ष डर के मारे पीछे ही हट गया। उसने अपनी शादी में अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देखी थी और ये आदमी टेंट और हलवाई की बात कर रहा था। ए जाओ, बगल गांव से जरा पंडित जी को बुला लो और कह देना रानो के घर वाले आए हैं। धृति की माँ के इतना कहते ही रज्जन बाइक पर बैठकर फुर्र हो गया। आओ भैया अंदर चलो, तुम बताए कहीं नहीं क्या आ रहे हो आज, वरना पंडित जी को कहीं ना भेजते। अच्छा जरा हाथ मुंह धो, तब तक हम नाश्ता पानी लगवाते हैं। आकर्ष दहलीज के अंदर घुसते ही चारों तरफ देखने लगा। बगल में हैंडपंप लगा हुआ था जहां धृति बैठी रगड़ रगड़ कर हाथ मुंह धोए जा रही थी। आकर्ष ने गंदा सा मुंह बनाते हुए उसे देखा। नीलू, ए नीलू, खाट डालो आंगन में जल्दी, जिज्जा आए हैं तुम्हारे, कहकर दुलारी देवी चौके की तरफ बढ़ गईं। आकर्ष धृति के पास पहुंचा और बोला, ए सुनो जी, कम से कम 3-4 बार नहाना और उसके बाद ही मेरे अगल बगल दिखाई देना, कहकर वो आगे बढ़ गया। धृति ने फटाफट खुशबू वाला साबुन उठाया और आंगन के दूसरे कोने में बने छोटे से बाथरूम में घुस गई। आंगन इतना बड़ा था कि और छोर तक पहुंचने में ही अच्छी खासी कसरत हो जाए।
बड़े से आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा लगा था। बरगद की शाखाएं आधे आंगन को ठंडी छांव दे रही थी और आंगन के चारों तरफ कमरे ही कमरे बने हुए थे, कुछ कच्चे कुछ पक्के। तब तक नीलम खाट लेकर आ गई। खाट के ऊपर सुंदर फूलों वाली चादर बिछा दी। आकाश पानी का गिलास लेकर उस पर बैठा ही था कि नीलम बोल पड़ी, काय जीजा, रहा नहीं गया ना आखिर तुमसे 4 दिन रानों के बिना? बहुत बेचैन हो रखे हो। आकाश के मुंह से पानी बाहर ही निकल पड़ता। वो पीछे बाथरूम से निकली धृति को देख नहीं पाया और नीलम से बोला, उसे तो रोज ही देखते हैं, उसे देखने क्या आएंगे? हमारी इकलौती साली की शादी हो रही है, हम तो उससे मिलने चले आए। तुमको खुशी नहीं हुई हमारे आने से? हाय जिज्जा, तुम कितने अच्छे हो। नीलम खिलखिलाकर हंस पड़ी। धृति को तो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे चक्कर आ जाए और वो वहीं गिर पड़े। आकाश का ये रूप उसने सपने में भी नहीं सोचा था। गीले बालों को तौलिए में बांधे हुए धृति साड़ी नहीं पहने थी। उसने साड़ी को अपने कंधों पर डाल रखा था। बाथरूम से निकलते ही वो झट से बगल वाले कमरे में घुस गई। अच्छा नीलम, मुझे कपड़े चेंज करने यार, कोई रूम है? वो देखिए, वो गुसलखाने से बगल में जो कमरा सेट है ना, वो रानो का है, वहीं बदल लीजिए। आकाश ने अपना ट्रॉली बैग उठाया और उस कमरे के किवाड़ों को धाड़ से धक्का देकर खोल दिया। अंदर धृति साड़ी पहनने ही जा रही थी। आकाश को देखते ही उसने साड़ी खींचकर अपना बदन ढक लिया। आकाश ने एक बार तो नजरें झुका ली, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। क्यों ना देखूं, आखिर मेरी ही तो है। धृति टकटकी बांधे उसे देख रही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसके संगमरमर जैसे बदन पर जगह जगह पानी की बूंदें मोती की तरह झिलमिला रही थी। धृति की गर्दन के एकदम करीब आकर आकाश ने एक लंबी सी सांस खींची और छोड़ दी। उसकी गर्म सांस ने धृति की गर्दन पर झुरझुरी छोड़ दी। उसके बदन में हलचल सी होने लगी थी। पहली बार आकाश उसके इतने करीब जो था। उसने जोर से आंखें बंद कर ली। आकाश पीछे हट गया। गुड, अब तुम्हारे पास से वो गोबर की गंदी बदबू नहीं आ रही, वरना अभी मैं तुम्हें दोबारा नहाने भेजता। धृति ने साड़ी छोड़कर दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। आकाश की एक नजर उसके ब्लाउज और पेटीकोट से झांकते मखमली बदन पर पड़ी और उसकी बची खुची सारी अकड़ भी मोम की तरह पिघलना शुरू हो गई। धृति उसके माथे को छू छू कर देखने लगी। क्या हुआ? देख रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपका? मेरी तबीयत को क्या हुआ? धृति ने हाथ हटाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? रात में पीपल का पेड़ पार किए थे का? कटे नींबू मिर्ची पे पैर तो नहीं रख दिए? आकाश ने धृति का हाथ पकड़ लिया। अभी तो तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुमने जल्दी साड़ी नहीं पहनी तो जरूर खराब हो जाएगी। धृति का ध्यान अपने बदन पर गया। वो शर्म से पानी हो गई। उसने हाथ से सीना छुपाते हुए दौड़कर साड़ी लपेटना शुरू कर दिया। आकाश मुस्कुराता हुआ मुड़कर ट्रॉली बैग से अपने कपड़े निकालने लगा। धृति साड़ी लपेटकर बिना उसकी तरफ देखे शर्माते हुए जल्दी से बाहर भाग गई। बाहर निकलते ही खटिया पर बैठी नीलम उसे देखकर शैतानी हंसी हंसने लगी। घर में भीड़ भाड़ पड़ रही थी। जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था, घर में मेहमान जमा होते जा रहे थे, लेकिन पूरे परिवार का ध्यान इकलौते दामाद के सेवा सत्कार पर ही था। नीलम पूरे गांव में जाकर बताई थी, हमारे जीजा आए हैं, और आकाश का नाम सुनकर लगभग आधे गांव की लड़कियां धृति के घर में इकट्ठा हो गई थीं। कुछ ही देर में हल्की सी टी शर्ट लोअर पहने आकाश बाहर आ गया। जैसे ही किवाड़ खोले, सामने मुंह दबाकर खिलखिलाती लड़कियों की भीड़ लगी थी। आकाश कमरे की दहलीज पर किवाड़े के ऊपरी फ्रेम पर दोनों हाथ लटका कर खड़ा हो गया। उसकी जिम में बनाई हुई बॉडी और बाइसेप्स जो उसकी टी शर्ट की बाहों से साफ दिख रहे थे,
कुछ लड़कियां उसे देखकर आहें भर रही थीं और कुछ मन ही मन धृति से जली जा रही थीं। हाय, क्या किस्मत पाई है धृति ने। नीलम एक एक कर सारी सहेलियों को आकाश से मिलाने लगी। आकाश भी उन खिलखिलाती हुई लड़कियों को देखकर मुस्कुरा दिया। काय जीजा, पिछली बार बिना जूता चुराई दिए चले गए थे, इस बार पूरा हिसाब लिए बिना जाने नहीं देंगे। एक लड़की हंसते हुए बोली। अब नए जीजा से हिसाब लेना, हम तो पुराने हो गए, क्यों नीलम? ना 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 ना, ये सब बहाने नहीं चलेंगे, हिसाब तो हमें चाहिए, वो भी पूरा, वरना इस बार जूते की जगह ना आपको उठा ले जाएंगे। बेचारी रानू मुंह देखती रह जाएगी। नीलम ने भी ऐंठते हुए कहा। अच्छा, तो तुम में से कौन उठाने वाला है मुझे? जरा उस पहलवान की शक्ल मैं भी तो देखूं, है हिम्मत किसी में? आकाश के कहते ही सारी लड़कियां एक दूसरे को देखकर फिर से मुंह दबाकर हंस पड़ी। दूर रसोई के पास खड़ी धृति सब चुपचाप देखी जा रही थी। उससे कभी प्यार से बात न करने वाला उसका पति कैसे अपनी सालियों के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। तो ये था इश्क मुबारक कहानी का 12वां भाग। अगले भाग के लिए जल्दी ही मिलेंगे आप सबके साथ। तब तक मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगली अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाएं, इसके लिए आप मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।